हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारी चैट सीरीज़ एक मुलाकात में। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे साथ में एक एक्टर है, एक मॉडल और एक थिएटर आर्टिस्ट, हेतल पुनीवाला। हम हेतल जी के लिए वेट कर रहे हैं। हेतल जी, आई हैव सेंट यू अ रिक्वेस्ट, काइंडली एक्सेप्ट इट। आज के हमारे स्पीकर है हेता। ही इज एन एक्टर, ही इज अ मॉडल एंड हेतल जी एक थिएटर आर्टिस्ट भी है। हाय भैया। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं फाइनली आप आई सब? एम गुड, हाउ आर यू? वेरी गुड, वंडरफुल। फाइनली वी गॉट इट। फाइनली वी गॉट इट। या एक्चुअली काफी कुछ इंटरनेट और टेक्निकल इश्यू आ रहा है बिकॉज काफी यहाँ पे ब्रीज बहुत है, हवा बहुत चल रही है, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। या टोपी संभालो, दिन कर रहा हो, हवा बहुत तेज चलता है। आई डायलॉग होता है ना अगली पद में। डायलॉग है ना। जी जी। ये तो आज भैया मुझे क्या लगता है करें, आज हमारी की हमारी जिंदगी डायलॉग के अगल बगल में ऐसी घूमती रहती है ना, कहीं पर से भी कुछ भी डायलॉग निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया। गाइस, आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इस लाइव वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं वॉच पार्टी करके। एंड काफी सारी भैया की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, आज वो एक थिएटर आर्टिस्ट से बॉलीवुड एक्टर कैसे बने हैं, आज वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और पूरा सेशन आप जरूर से देखिएगा। वी हैव अ बिग बिग सरप्राइज इन द लास्ट। भैया, once again welcome you to our chat series एक मुलाकात। Thank you थैंक for giving your time. यू प्लेजर। अभी Let me टाइम ही tell टाइम है हमारे पास। थोड़ा कुछ। हमारे पास टाइम ही टाइम है, यस। हेतल भैया के बारे में अगर कुछ मैं आपको थोड़ा सा बता पाऊंगी क्योंकि उनका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है, लंबा है। हेतल भैया का लास्ट 12 साल से थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं और अब वो काफी करेक्ट। साल से बॉलीवुड एक्टर भी है। आप सभी ने उनको राइट। बहुत फेमस मूवीज के ओ माय गॉड, बेवकूफियां, ये काफी मूवीज में भैया ने रोल्स किए हैं। He has also worked with Amitabh Bachchan ji, Amir Khan, Shah Rukh विथ थ्री Khan, टाइम्स। Priyanka Chopra, wow, Anushka Sharma, and etc. The list is on and on. And काफी एड्स में और काफी सीरियल, तेनाली राम 4 एंड वेब सीरीज जैसे स्पेशल कॉप्स, उसमें भी आपने भैया को देखा होगा। काफी बहुत अच्छा नेचुरल एक्टिंग करते हैं भैया। He is also known as the ad king of the film industry. यू नो ऑडिशन के लिए काफी लोग जाते हैं, एड के लिए काफी जो रिनाउंड आर्टिस्ट है वो भी जाते हैं। बट जब हेतल भैया को देखते हैं बोलते हैं अरे यार हेतल जी आ गए हैं आज, तो क्या पता अपना नंबर लगेगा कि नहीं लगेगा। You can नहीं see. नहीं, वो बात सही है आपकी, लेकिन ऐसा है कि वो उन लोग का प्यार है, अपने दोस्त लोग का प्यार है Yeah, जो ऐसे बोलते हैं। absolutely. एक्चुअली एक्चुअली क्या हुआ था, इस इंसिडेंट के बारे में ऐसा हुआ था कि एक बार मैं ऐसे ही ऑडिशन में चला गया था। सो तीन चार लोग उठ के चले गए थे, तो सबने पूछा कि अरे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ऑडिशन खत्म करके जा। बोले नहीं, वो हेतल आ गया ना, अभी अपना नहीं होगा ऐसा। इसीलिए बस वो हेतल काफी आ लोग गया बोलते है, भी है अब कि आप तो नंबर नहीं ऐड होगा। किंग हो। आप तो ऐड किंग हो, आपको अभी ऑडिशन में आने की क्या जरूरत है, लेकिन वो वाओ। देना पड़ता है। सो इट्स अ प्रोसेस। वाओ। इसके पीछे एक इतना मेहनत कह सकते हैं आपकी। और भैया आपको जैसे हम काफी सीरियल में देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, तो आपकी काफी एक्टिंग नेचुरल है। तो आपका ये जो पैशन है एक्टिंग का, वो कब से स्टार्ट हुआ और आपको क्या इंस्पिरेशन था? मतलब एक दिन ऐसे ही कुछ सालों पहले थिएटर देखने के लिए गया था। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे ही थिएटर देखने के लिए एक दिन गया था फ्रेंड के साथ कि चलो ड्रामा देखने जाते हैं। तो ड्रामा देखने गया था उधर गांधी स्मृति भवन में, बहुत अच्छा थिएटर है वहां पर सूरत में। सो ड्रामा देखने गया तो मुझे लगा कि मैं भी ये ड्रामा इधर स्टेज पे जाके करना चाहता हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को बोला, बोले कर सकते हैं, मैं लेके जाऊंगा। वो लेके गया, अपने ग्रुप के साथ मिलाया उसने, सब लोग से मिलाया मुझे। तो डायरेक्टर ने बोला चल आ जाए इनके एक छोटा सा वो पीछे बैक स्टेज वगैरह सब
वो पानी लाना, अब चाय वाय लाना, ये सब काम तुम्हें करना पड़ेगा, ये सब ऐसे ही रोल नहीं मिल जाते यहाँ। सो शुरू हो गया वहां से जर्नी। मैंने तो बैक स्टेज में काम करना शुरू किया, तो जैसे जैसे करता गया, तो साथ में हमें क्या है कि रिहर्सल में वो स्क्रिप्ट में जो अगर कोई एक्टर डायलॉग भूल जाता तो मुझे वो काम सौंपा गया था कि आपको डायलॉग भी याद करवाने हैं सबको। तो याद कराने के चक्कर में मुझे भी काफी डायलॉग याद हो गए थे। तो एक दिन एक एक्टर आया नहीं, कुछ काफी दिनों से, 3-4 दिन से आया नहीं था, तो मुझे बोला गया कि तू एक काम कर, उधर खड़ा हो जा। डायरेक्टर बहुत गुस्से में था, तो मैं खड़ा हो गया वहां पर, डायरेक्टर ने मुझे खड़ा कर दिया वहां पर। तो मैं उसका डायलॉग भी बोलने लगा, उसकी एक्टिंग भी करने लगा, तो सब लोग इंप्रेस हो गए, अरे यार ये लड़का कर रहा है, उसको उसको वो वाला कैरेक्टर दे दो। तो उसमें मुझे भी खड़ा कर दिया, उसमें कैरेक्टर दे दिया। तो एक ऐसे तलवार पकड़ के खड़ा रहने वाला कैरेक्टर था पहला जो मैंने किया था। तो खड़ा हो गया मैं तो उधर जाके, और माइथोलॉजिकल प्ले था। सो एक साथ में और 3-4 लड़के दूसरे नहीं आ रहे थे, तो उनके भी सारे लोगों के डायलॉग मुझे दे दिए गए, उनके रोल मुझे दे दिए, तो मेरा कैरेक्टर एक्चुअली बड़ा होता जा रहा था। सो इसी इसी वजह से मेरा काम भी लोगों को दिखने लगा, डायरेक्टर ने देखा, और दूसरे डायरेक्टरों ने भी देखा ये लड़का अच्छा कर रहा है, इसको बुलाओ, इसको, ये बहुत अच्छा है। तो दूसरे प्ले में ऐसे करके मुझे काम मिला। फिर एक बहुत अच्छा प्ले था, दीनू भाई मिस्त्री उनके डायरेक्टर थे, और उसका नाम था आ, आ, कुछ तो नाम था, जिसमें मैंने एक 15 साल के एबनॉर्मल लड़के का कैरेक्टर किया था। सो मेरे माँ बाप बहुत गरीब होते हैं, फिर हमारे घर में बॉस आते हैं, बॉस मेरी मम्मी को हेल्प करते हैं, मम्मी के बॉस जो होते हैं मम्मी को हेल्प करते हैं। तो वो उन्होंने मुझे भी बहुत हेल्प की, डॉक्टर को दिखाने लेके जाते थे, उसमें उसको मेरी मम्मी से प्यार हो गया। जैसी एक बहुत सुंदर सी स्टोरी थी जिसमें मैं 15 साल का एबनॉर्मल लड़के का कैरेक्टर किया था, जिसमें मुझे लोगों ने देखने के बाद मुझे लोगों ने बोला था कि आपने हमें संजीव कुमार की याद दिलाई। ये कैरेक्टर को देखने के बाद, तो संजीव कुमार ने वो एक मूवी में पागल का कैरेक्टर किया था, याद है आपको? वो कैरेक्टर के जैसा आपने किया, ऐसा उन लोग ने बताया था मुझे, तब मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था। मुझे कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के लिए मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे उस टाइम पे। तो ऐसा ऐसा शुरू हुआ, जर्नी वहीं से शुरू हुई, और फिर वो होता गया आगे। और फिर मैंने अपना वहां पर थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं ना? मैं बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। डिटेल में बताने। मैंने अभी फिर वो बाद में थिएटर करता गया, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लोगों ने ऐसे कैरेक्टर लिखने शुरू कर दिए कि अरे हेतल ये कैरेक्टर करेगा तो ज्यादा अच्छे से करेगा, उसके पास ये कैरेक्टर करवाना है। सो ऐसे करके मेरे लिए रोल लिख लिख के आने लगे। वाह। सो मैंने कैरेक्टर करना शुरू किया, अच्छे अच्छे रोल्स किए, आर्टिस्ट, मुझे आर्टिस्ट बनना, एक्टर बनना था, तो मैंने एक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, मैंने बाकी सारी चीजें इग्नोर कर दी, क्योंकि मुझे बैक स्टेज के लिए ऑफर आता था, मुझे बहुत सारी चीजों के लिए ऑफर आता था, लेकिन मैं नहीं करता था। फिर मैंने सिर्फ एक्टिंग के पीछे ध्यान दिया। तो ऐसे ही सब अपने आप ही गणित बैठता गया, स्टार्स बैठते गए अपने हिसाब से। फिर पापा एक्सपायर हो गए, और फिर वो फैक्ट्री की जवाबदारी आ गई सर पे। तो वो क्या करना था क्या नहीं करना था सब छोड़ दिया, थिएटर भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया मैंने, तो अच्छा। क्योंकि जिम्मेदारी बहुत थी घर की, और फैक्ट्री की भी जिम्मेदारी थी। सो मैंने सोचा कि यार फैक्ट्री तो जिम्मेदारी तो घर की निभानी पड़ेगी, तो ये सोच के मैंने थिएटर वगैरह छोड़ दिया। लेकिन मेरे दोस्त लोग ने बताया, मुझे डायरेक्टर लोग ने बताया कि ये मत छोड़, तू बहुत अच्छा एक्टर है, अच्छा करेगा तू। तो मैंने साथ साथ साइड बाय साइड ये भी चालू रखा। फिर उस टाइम पे 3 इडियट मूवी आई, तो 3 इडियट मूवी में मैंने देखा था कि उसमें आमिर खान ने बहुत अच्छा एक डायलॉग बोला था, जिसमें वो बोल रहा था कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट। सोच अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू सिंगर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, तो आज वो लोग कहाँ हो? या। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के पीछे है। इस बात को मैंने अपने अंदर ऐसा बैठा दिया, मैंने बोला अब तो मेरे को अंदर देखना है झांक के कि क्या है मेरे अंदर ऐसा कि जो मुझे हमेशा उसकी तरफ खींच के लेके जाता है। और मैंने मैंने ढूंढा, टटोला अपने आप को, आर्ट ऑफ लिविंग किया मैंने, आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया की, जो मुझे बहुत हेल्पफुल हुई है अपनी लाइफ में। ये करने के बाद तो मेरा फोकस एकदम बढ़ गया, मतलब ऐसा हुआ कि अभी तो यही करना है मुझे। और फिर वो होता है ना कि जैसे सुदर्शन क्रिया आप करते जाते हो, मेडिटेशन करते जाते हो, तो अंदर की प्रतिभा जो आपकी होती है वो और खिलती जाती है।
और क्योंकि मेरा फोकस एक ही जगह पे था तो उसी में वो सब खिलने लगा सब। सो मैं फिल्मों के डायलॉग करने लगा। जैसे वेडनेसडे फिल्म अच्छी लगती है मुझे, उसका डायलॉग मैंने पूरा कर दिया, पूरा चंक मुझे याद है, पूरा 3 पेज का। बागबान मूवी का बच्चन साहब लास्ट में जो पूरा चंक बोलते हैं वो मुझे पूरा याद है। फिर मैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तारे जमी पर, सरफरोश, ये सारी मूवीज के काफी सारे ऐसे बड़े बड़े डायलॉग जो मैं याद रखे, आज भी मुझे याद है, आज भी कोई बोलने के लिए बोलता है तो मैं बोलता हूँ। सो यहाँ से शुरुआत हुआ। फिर पता चला कि सूरत में ही मैंने अपनी एक फोर्थ वॉल एकेडमी करके एक एकेडमी शुरू की थी। मेरा एक दोस्त था निलय जोखाकर करके, जिसने मुझे हेल्प की थी। हम दोनों ने मिलके वहां पर फोर्थ वॉल एकेडमी शुरू की थी, एक्टिंग क्लासेस शुरू किया था। फोर्थ वॉल एकेडमी इसलिए क्योंकि हम जब थिएटर करते हैं ना, तो थिएटर करने के टाइम पे हमारे सामने फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट सेकंड 2 दीवार होती है और एक पीछे दीवार होती है और एक सामने की दीवार होती है, चौथी दीवार बोलते हैं जिसको ऑडियंस बोलते हैं। इसीलिए हमने नाम रखा था फोर्थ वॉल एकेडमी। सो ऐसे करके शुरुआत किया हम लोग ने, सबने मिलके किया। तो ये जो सिखाने की प्रोसीजर थी, उस सिखाने की प्रोसीजर में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि जब आप किसी को सिखाते हो तो हमें भी बहुत कुछ पहले सीखना पड़ता है, तब जाके हम लोगों को सिखा पाते हैं ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आज आज अगर मैं जो आपके सामने मैं अपनी स्टोरी नरेट कर रहा हूँ, वो सिर्फ बोल जाऊं या मैंने अपने हिसाब से कुछ लिखा है और बोल दूं तो आपको मजा नहीं आएगा, बहुत एग्जैक्टली। फंबल भी होगा। लेकिन ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में उतारी है, अपनी लाइफ में मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो ये वेरी सारी ट्रू चीजें जब अप्लाई बिल्कुल। करते हो ना, तब करेक्ट। तो ये जब मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद हाँ, अपने तक रहने नहीं दिया, सीमित नहीं रखा। अप्लाई करने के बाद मैंने उसको सप्लाई करना शुरू किया। तो जो मैंने सीखा है, जो मैंने एक्टिंग में सीखा है, जो सारी चीजें मैंने सीखी थी, वो मैंने ऑटोमेटिकली सप्लाई करना शुरू कर दिया लोगों को। तो जब आप सप्लाई करना शुरू कर देते हो ना, तो ऑटोमेटिक ऊपर कहीं पर है ना मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मेरा फंडा बहुत था सही बात बोली कि भैया, बहुत सही बात। जब आप अप्लाई करते हो अपने पे, उसको सप्लाई करना शुरू करते हो, वही कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होता है। सो ऐसे करके मैंने एक्टिंग कराना सिखाना शुरू कर दिया और ऑटोमेटिक मेरे अंदर भी वो चीजें बढ़ती। फिर पता चला कि अभी एक्टिंग क्लास तो खत्म हो गया, आप क्या, कोई स्कोप नहीं था। तो क्या करे आगे जाके, चलो भाई एक काम करते हैं, मुंबई जाके करते हैं, मुंबई में बहुत थिएटर होते हैं। हम्म। सो मुंबई में थिएटर जाके करना शुरू किया। मुंबई में आया मैं, यहाँ तो कोई पहचान था नहीं था। सो क्या करूं क्या नहीं करूं, तो एक लड़का लाइन में एक्टर जैसा था वो खड़ा था, जिसको मैंने काफी बार सीरियल वीरियल में देखा था। अच्छा। वो कहीं वो टिकट विकेट की लाइन में खड़ा था, तो मैंने उसको पूछा कि भाई यहाँ कहाँ से शुरू करूँ, बताओ ना, कुछ पता नहीं। बोले कहाँ से आए हो, मैंने बोला सूरत से आया हूँ। कौन सी ट्रेन में आया हो, बोले ये अभी फ्लाइंग आती है ना उसमें। बोले शाम की टिकट लेके निकल लो, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है भाई। ओहो। अब ये ऐसा बोल दिया तो मतलब ये तो भाई मेरे लिए भगवान का, ईश्वर के वर्ड है ये मेरे लिए। सो मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर कोई मना करता है ना, हम्म। सो मैं यहाँ पर ब्रॉड पर आए हुए सारे लोगों को मैं बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप सब हो तो मैं हूँ, और आप ही की वजह से आज मैं यहाँ पर मुंबई में एक एक्टर बना हूँ, सेलिब्रिटी बना हूँ। तो थैंक यू सो मच, आप सबका स्वागत है। और सब लोग का जो यहाँ पर हमारे दोस्त भी है काफी सारे, तो उनका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई ब्रॉड। प्लीज सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है मेरे पास। तो स्टोरी तो नहीं है, बट ये मेरी खुद की आत्मकथा है, जो मैंने इतने सालों में जो मेरा निचोड़ है वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है शायद कुछ इंस्पायर हो जाए बिल्कुल आपको भी। तो यस हाँ, यस। उस बंदे ने मुझे मना कर दिया कि आप वापस चले जाओ। मैंने बोला अब तो नहीं जाऊंगा। अब तो पहले मैं देखूंगा कि आगे गड्ढा है तो वो गड्ढा कितना गहरा है। टॉर्च मार के देखूंगा सामने गड्ढे को, आगे मैं कूद के जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ, वो सारी चीजें मैं नोटिस करूंगा, देखूंगा, खुद ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। सो मैंने वो चीजें शुरू कर दी वहीं से। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। वहां पर देखा तो यहाँ तो लाइन लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं है। लाइनें लगी हुई है, बाप रे कैसे शुरू होगा क्या होगा कुछ पता नहीं था। लेकिन डिप्रेशन नहीं था मेरे माइंड में कहीं, पॉजिटिव बहुत था मैं, क्योंकि श्री श्री रविशंकर जी जो थे उन्होंने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि बेटा काम कोई भी छोटा नहीं है, सब करते जाना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनके साथ में भी, गुरु जी के साथ में भी।
हाँ हाँ। इससे रिलेटेड इसीलिए मैं बीच में इसको ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक जगह पे ना, मैं गुरुजी आए थे बड़ोड़ा में, मैं उनसे मिलने गया था स्पेशली। जब मैं हाँ। मुंबई आया था ना उससे पहले, अच्छा। सो श्री श्री रविशंकर जी जो हमारे गुरु जी है, वो वहां पर लाइन में सबको ब्लेसिंग दे रहे थे और हम भी लाइन में बैठे हुए थे, मैं भी बैठा हुआ था। तो गुरु जी के हाथ में माइक था ऐसे, और माइक इन्होंने ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं अच्छा। नीचे बैठा हुआ था। तो नीचे बैठा हुआ, तो बैठे बैठे ही मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी, आई आई मुझे पता नहीं क्या हो गया था उस दिन, अचानक से मेरे माइंड में आया कि आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, गुरु जी प्लीज। सो वो माइक था ना, वो माइक वहीं पर था, तो माइक में सबने सुन लिया। तो सबकी नजरें मेरे पे, ये कौन है जो जिसने बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। Want सो to गुरुजी become ने an actor? माइक में ही रिप्लाई किया, यस आई वांट टू बिकम एन एक्टर। ऐसा मैंने जो सवाल पूछा ना, वो गुरुजी के माइक में ही बोला और सबने सुना। तो सबकी नजरें मेरे पे थी। सो गुरुजी ने माइक में ही रिप्लाई किया, हाँ हाँ यू आर एन एक्टर, गो You अहेड। are already an actor, and वो टाइम पे हम भी थे वहां पे। So we know, we यस, remember. बहुत सारे लोग वहां पर थे, और सब लोगों ने मुझे आके, फिर गुरुजी गए उसके बाद में, सब लोगों ने आके बताया मुझे कि यस यस, गुरुजी ने बोला है तो जरूर होगा, तुम इस ट्रैक पे चलो आगे। सो मैंने उस ट्रैक पे काम करना शुरू किया। बम्बई आया, बम्बई में बहुत थपेड़े थे यहाँ पर तो, एक्टिंग के लिए मतलब इतने सारे लोग थे, कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं था। मेरे बहुत अच्छे दोस्त शौनक पंड्या, जो कि जिन्होंने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में आने के लिए उन्होंने मुझे बताया था, वो शौनक पंड्या आज मेरे साथ में है। वेलकम शौनक भाई। दिल कापड़िया जी, दिल काकड़िया जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मुंबई में सबसे पहले आके मैं उससे मिला था, दिलीप। वेलकम है, बहुत स्वागत है भाई। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई ब्रॉड। सो बम्बई में आया तो सही, पर पता नहीं था कहाँ से शुरू करूँ। तो एक बहुत बड़ा बोर्ड देखा मैंने, एक्टिंग, मतलब एक्टिंग का स्कोप है, अगर कहीं पर काम आपको चाहिए तो काम के लिए आप यहाँ पर हमें मिलिए। मैं गया अच्छा। ऑफिस पे, बहुत बड़ी ऑफिस थी, कांच की ऑफिस। बाहर रिसेप्शनिस्ट से मिला तो रिसेप्शनिस्ट ने बोला हाँ ठीक है, ये फॉर्म भर दी। मैंने फॉर्म भर दिया, और वो फॉर्म हम्म। भर के मेरे को बोला कि आप है ना एक काम करिए, 1,000 रुपया जमा करा दीजिए, आपका एक्टिंग कल से शुरू हो जाएगा। मैंने बोला मेरे को एक्टिंग सीखना नहीं है, मैं एक्टिंग सीखा हुआ हूँ, मुझे चांस चाहिए, यहाँ पर मुंबई में स्कोप चाहिए। हाँ। सो बोलती है कि नहीं ऐसे तो क्या है सर, पैसे तो भरने पड़ेंगे ना, 1,000 रुपये भरने हम्म। पड़ेंगे। मैंने बोला पैसे तो मैं नहीं भरूंगा, मैं यहाँ से सोच के निकला था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने एक्टिंग के बूते पे, अपनी काबिलियत पे अगर मुझे कुछ काम मिलेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो पैसे देके काम नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ गांठ बांध के गया। तो मैं गया वहां पर, तो मैडम तो मुझे अंदर ऑफिस में लेके गई। ऑफिस में तो जबरदस्त बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल सी सोनाली बेंद्रे जैसी कोई बंदी बैठी हुई थी अंदर, और उसने मुझे बोला कि आइए आइए। और हम्म। मैं गया अंदर, और वही क्या पियेंगे सर, चाय कॉफी ये वो। मैंने बोला क्या, कुछ नहीं पीऊंगा मैडम, आप मुझे ये बताइए कि मुझे एक्टिंग का स्कोप मिल सकता है कि नहीं। बोले आप एक ऑडिशन दिया। ऑडिशन दिया तो मैंने वेडनेसडे मूवी का पूरा डायलॉग चिपका डाला वहां। वो इतना ओह। इम्प्रेस हो गया, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, ये वो फलाना ढिमकाना सब इतना सारा मेरे बारे में बोल दिया। अरे सर आपका प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है, आपको तो काम मिल ही जाएगा, आप तो कर पाओगे। मैंने बोला हाँ ठीक, बस मैडम काम मिल जाए, बस आप इतनी दुआ करिए कि मुझे काम मिल जाए, मैं मतलब बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो उस बंदी ने मुझे बोला प्रोफाइल फॉरवर्ड कर पाए। मैंने बोला मैडम पैसे की क्या बात है, आप एक काम करो ना, मुझे एक बार दिला दीजिए काम, उसमें आपको मुझे जो भी पैसा मिलेगा ना, उसमें आपका जो कट होगा ना, मैं देने के लिए तैयार। मैं धर्म सौगंध खा रहा हूँ, उस बंदी ने मतलब एंड तक यही पकड़ के बैठी रही, नहीं 1,000 रुपया तो देना ही पड़ेगा तेरे को। मैं निकल गया। हम्म। जैसे ही लिफ्ट के पास पहुंचा, वो बंदी वापस मेरे पीछे भाग के आई, सर सर सर, मैं एक काम करता हूँ, मैडम को बोलती हूँ 500 रुपया भर दीजिए आप। क्या है कि आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है सर, आप बहुत तरक्की करोगे इस लाइन में। बोला मैडम पैसे तो मैं नहीं दूंगा, चाहे 200 रुपया भी क्यों ना हो, मैं नहीं दूंगा। या। उस बंदी ने उस बंदी ने गुस्से होकर मुझे बोला कि आपको है ना, बस यही प्रॉब्लम है एक्टर लोगों की, आपसे आपसे कुछ नहीं होगा, जाइए आप, मेरी बद दुआ है। अब मैं ये सब बद दुआ और उस सब में कुछ मानता नहीं, क्योंकि मैं इतना पॉजिटिव होकर चलता था ना उस टाइम पे भी आज भी, कि मुझे कुछ कुछ टच ही नहीं करता था उस टाइम पे। और मेरे पास बहुत बड़ी ताकत थी। वो जो गुरु जी ने मेरे को एक शब्द बोला था ना कि तू बस वो एक्टर ही हो, तुम आगे बढ़ो। You are an उस बात actor. को लेके जो मैं निकला था ना,
तो मुझे कुछ चीज रोक ही नहीं डिटर्मिनेशन। पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। और वो डिटर्मिनेशन इतना जबरदस्त था ना कि मैं आगे उस चीज को लेके निकलता ही गया। करीबन ऐसा समझ लीजिए 10-15 दिन के बाद मुझे एक ऑफर आया। मुझे सूरत से कपिल देव शुक्ल करके हमारे डायरेक्टर थे, हम्म। उन्होंने ओ माय गॉड के डायरेक्टर थे उमेश शुक्ला। हाँ। उन्होंने उनको फोन किया था, उमेश शुक्ला ने उनको फोन किया था कपिल देव शुक्ला को कि सूरत का कोई लड़का हो तो बताइए ना, कोई अच्छा ड्रामा कर सके वैसा। बोले हेतल अभी अभी गया है मुंबई, उससे बात करो ना। तो उसने मेरा नंबर दिया, मैंने वो डायरेक्टर से बात किया। उमेश शुक्ला डायरेक्टर, उस टाइम पे भी उन्होंने बहुत सारे प्ले कर दिए थे, फिल्म कर दी थी उन्होंने। सो मैं तो एकदम खुश हो गया। सो उन्होंने मुझे सीसीडी पे बुलाया, कॉफी पिलाई, खाना खिलाया, और उन्होंने बोला कि तुम एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, वो करोगे? मैंने बोला हाँ करूंगा, बहुत जरूर करूंगा। पैसे वैसे की तो बात ही नहीं की मैंने। सो दूसरे दिन से मेरा थिएटर शुरू हो गया वापस। जो करने आया था वही शुरू हो गया यहाँ पर। और थिएटर वाह। शुरू हो गया तो उमेश शुक्ला के साथ बहुत बढ़िया जबरदस्त मेन लीड कैरेक्टर थिएटर में एक्टिंग करना शुरू हो गया मेरा। तो सो रिहर्सल शुरू हुए 5-6 दिन हुए। 5-6 दिन के बाद ना उन्होंने गैप लिया 3-4 दिन का, और मुझे बताया कि अभी है ना थोड़ा स्टोरी पे काम करें तो आप बाद में आना। तो मैं सूरत आ गया वापस। 3-4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, कोई कॉल ही नहीं आया। मैंने उनको वापस कॉल किया कि अरे सर ये क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगर अगर मैं नहीं कर सकता हूँ आपका कैरेक्टर में, मैं नहीं जा रहा हूँ, या मैं अगर एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे बताइए प्लीज, मैं अपनी भूल को सुधारना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं हेतल ऐसा नहीं है, तू बहुत अच्छा एक्टर है। ये सच में उनके वर्ड थे। हाँ, बहुत बहुत अच्छा करेगा। और इनफैक्ट मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि तू आगे जाके बंबई में अपना घर भी लेगा। ये ओ। उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया था। हाँ। पर उन्होंने बोला कि आप जो हो ना, आपका फेस जो है ना बहुत स्वीट है, बहुत चॉकलेट फेस है, मुझे इसमें बहुत हार्ड फेस चाहिए, विलन चाहिए मुझे। तो मैंने बोला सर मैं अच्छा। कर सकता हूँ ना। बोले बोले वो फेस से लगेगा ही नहीं बेटा, लेकिन हम हाँ। करेंगे जरूर, साथ में काम करेंगे ये करके। मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं सर, साथ में आगे काम। ये बोल के हम्म। मैं निकल गया वहां से। ओके। अब साथ में मैं ऑडिशन देता जाता था। जैसे मुझे पता चला कि दोस्त लोग कुछ मिले, उनसे पूछा मैंने यहाँ पर ऑडिशन कहाँ होते हैं। सो उन्होंने बोला कि ये श्री जी, आराम नगर और माड़ा, ये 3 जगह पे स्टूडियो लगे हुए, वहां पर जाके आप ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन देना शुरू किया वहां पर। सो मैंने जैसे ही ऑडिशन देना शुरू किया वहां पर, तो पता चला कि यहाँ पर तो भीड़ लगी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है। बट अपना तो क्या था, अपने तो स्माइल लेके निकलते थे रोज सुबह और ऑडिशन देते थे। पहला ऑडिशन मुझे याद है, मुझे मना किया था उन लोग ने कि भाई आपका लुक नहीं जाए। निकला मेरे पीछे एक भागता हुआ बंदा आया, बोले अरे सर 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 बुला रहे हैं आपको, चलिए। बोला क्या हुआ? बोले आपको वो ऑडिशन देना पड़ेगा, आपको आइए। सो उस बंदे ने मुझे बुलाया वापस। मैंने पूछा उनको कि सर क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, आपका कैरेक्टर तो नहीं जा रहा, आप तो कैरेक्टर में लुक नहीं जा रहा, लेकिन आप स्माइल करके निकले ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आइए आपका एक ऑडिशन लेते हैं। Oh, just सो उस because बंदे of ने मेरा one ऑडिशन smile. लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्माइल। सो उसने Sweet. मेरा ऑडिशन लिया। ऑडिशन लेने के बाद मुझे 2 दिन में उसका कॉल आया, बोलते हैं कि आप फाइनल हो चुके Wow. हैं। और वो सबसे पहला एड वाटर प्यूरिफायर प्योरेट। उस एड Yes. ये ये एड मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न था। मुझे लोगों ने बोला था यहाँ तो बहुत मेहनत है, बहुत ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, चप्पलें घिस जाती है, फलाना ढिमकाना। एड में तो मिलता ही नहीं है काम, एड में इतने सारे लोग होते हैं, 200-200 लोगों के ऑडिशन होते हैं, उसमें तुम्हारा कहाँ चांस लगता है, नहीं लगता है भाई, ये वो पूरा नेगेटिव भर देते हैं अपने को। लेकिन अपने तो रोज सुदर्शन क्रिया करके करके छोड़ देते थे Yeah. सारी चीजें। Absolutely. ये चीज मुझे बड़ी काम आ गई थी, सुदर्शन क्रिया जो मैं करता था रोज, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं, अच्छा। उस दिन से लेके आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं है कि मैंने सुदर्शन क्रिया नहीं। क्योंकि Wow. उससे मुझे पावर मिलता था, मुझे ताकत मिलती थी उससे, और मैं Yes. करता गया वो चीज। तो पहला पहला मेरा शूट, पहला शूट और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ मेरा प्रोजेक्ट, उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वो भी सुनने जैसी स्टोरी है। उन्होंने फाइनल कर दिया। हाँ हमारे पास टाइम तो है ना, हम आराम से इत्मीनान से बात कर सकते हैं। हाँ हाँ भैया, यस यस। सो उन्होंने मुझे बोला कि हेतल भाई, आप 15 तारीख के लिए फाइनल हो चुके हो। 10 तारीख को ऐसा कॉल आया। बोला ठीक है।
अब बजट तो पता नहीं था अपने को कि क्या बजट बोलना चाहिए। सो हम्म। मैंने उनको बोला कि 2 मिनट में करता हूँ आपको करके। मैंने एक दोस्त को फोन किया जिसने काफी ऐड कर चुका था वो। तो उसने बोला कि बोल दे, 2 लाख रुपया बोल दे। मैं 2 लाख रुपया बोल दूंगा, मेरे हाथ से प्रोजेक्ट चला जाएगा यार। सो मैंने सोचा कि नहीं, 2 लाख नहीं बोलता हूँ मैं मैं 1.5 लाख बोलता हूँ। सो मैंने उनको 1.5 लाख बोल दिया। हम्म। वो तो रेडी हो गया। हाँ सर ठीक है, मैं 1.5 लाख उनको आगे बात कर देता हूँ, आपका आगे पहुंचा देता हूँ। हाँ। प्लीज आप कोई भी है ना, ये पैसों के उसमें मत जाइएगा, लेकिन मैं ये इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा। फिर उन्होंने मुझे 10 तारीख को फोन किया। हाँ ठीक है, हो गया सर, फाइनल हो गया, अभी आप 15 तारीख फाइनल रखना, किसी को देना मत। मैंने बोला ठीक है। अब 12 तारीख को वापिस बोला भाई क्या हो गया। सो बोलता है कि सर वो उसमें है ना, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करना पड़ेगा। बोला हाँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो कर देंगे, कोई बात नहीं। सर तो उसके लिए क्या बजट लिखूं। बोला उसके लिए बजट 5 मिनट में करता हूँ आपको फोन, 5 मिनट है, 5 मिनट दीजिए। वापस उसको कॉल किया, भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ। अब क्या करूं। हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोल दे, जो बोला है उससे 3 गुना बोल दे। मैंने बोला क्या बात कर रहा है यार, ये तो हाथ में से जाएगा यार। तो हाँ। मैंने उनको बोला कि भाई वो क्या है ना कि आप ही बताइए। फिर मैंने उनको पूछा कि क्या बजट हो सकता है, क्योंकि मैं यार सामने से बोलूंगा। बोले सर उन लोग ने तो क्या है कि 2 लाख रुपए ही बोला है। बोला 2 लाख हम्म। पूरा पैकेज का। बोले नहीं नहीं सर, वो आप ऐड का भूल जाइए, ऐड का तो हो गया आपका, ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट करने का अलग से। तो मैंने बोला कि चलो इसमें थोड़ा गेम करते हैं। तो मैंने उनको थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोला यार 2.5 लाख रुपया करवाना यार। वो 2.5 लाख में भी मान गया बंदा। माय गॉड। अब अब ये गुरु ग्रेस देखिए, मैं मतलब कितना लकी हूँ इस बात को लेके। मुझे इतना उस टाइम पे इतना ग्रेटफुल फील हो रहा था अंदर से कि मतलब मैं मतलब पहली ऐड करने जा रहा हूँ, उसका इतना बड़ा प्रोजेक्ट। फिर तीसरे 2 दिन ऐसा है कि वो आपको उसमें प्रिंट भी करना पड़ेगा। हाँ कर लेंगे भाई कर लेंगे, लेकिन 15 तारीख फिक्स है ना। तो बोलता है हाँ 15 तारीख फिक्स है, लेकिन उसके लिए क्या बजट कोट करूं। अब मैं यार फंस गया। अब मैंने बोला उसको फोन नहीं करूं, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ उसको। तो मैंने उसको अमाउंट बोल दिया, हाँ। वो उसमें भी रेडी हो गया। अब ये प्रोजेक्ट मेरा इतना बड़ा हो गया ना कि मुझे बहुत ताकत मिल गई इससे। इतनी ओके। ताकत मिली कि मैं मतलब अभी पता है, मैं मुंबई में यहाँ पर सबको बता देना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता तो मैं 25,000 का 2 BHK कमरा लेके यहाँ पर रह सकता था। लेकिन हम्म। मैंने 2,500 रुपये का एक बेड लिया था। एक रूम था जिसमें 4 लोग थे। मेरा एक बेड का रेंट था 2,500 रुपया, और उसमें कबर्ड अलग से, जिसको कबर्ड में मुझे एक ऊपर का खाना दिया था जिसके अंदर मैं अपनी चीजें रख सकता था। यहां से मैंने शुरुआत की थी। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट, जो सूरत का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। इसी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं यहाँ पर नए सिरे से शुरू करूंगा, नीचे से शुरू करूंगा। ओके। मैंने वहां बस का पास बना लिया था, हर रोज बस में जाता था। रोज सुबह उठता था, सुदर्शन क्रिया चाय नाश्ता करके मैं निकलता था घर से, और अपने बैग में वही पानी की बोतल और ये सारी चीजें डाल के मैं निकल जाता था यहाँ से। और रात को फिर 10 साढ़े 10 बजे आता था और तभी खाना खाता था। पूरा दिन में 12 से 13 जगहों पे जाता था, और रोज रोज 5 से 6 ऑडिशन देता था। करीबन 20 से 25 ईमेल आईडीज लेके आता था, सबसे मिलता था, उनको बोलता था कि मुझे ईमेल आईडी दीजिए अपना। और रोज रात को घर पे खाना खाने के बाद मैं ये सारे ईमेल आईडीज पे अपने प्रोफाइल भेजता था। ओह। ऐसे जर्नी की शुरुआत हुई। एड से शुरुआत हुई, फिर एड मिलते गए मिलते गए मिलते गए मिलते गए, और आज लोग एड किंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि 300 से ऊपर एड्स कर चुका हूँ। उसमें बच्चन साहब के साथ मैंने 3 बार अमेजिंग। काम किया है, शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा के साथ मैंने 3 बार काम किया है, काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है। और मैंने मूवीज काफी सारी की है, ओ माई गॉड, पीके, बैंग बैंग, गब्बर, जुड़वा 2, रॉन्ग साइड राजू, रॉक ऑन 2, 2 लफ्जों की कहानी। फिर ये स्पेशल ऑप्स करके मेरी अभी वेब सीरीज आ रही है, जो नीरज पांडे जिन्होंने वेब सीरीज बनाई है, जो ये। जो जिन्होंने हाँ। काफी बड़ी बड़ी मूवीज बनाई है, जिन्होंने वेडनेसडे बनाई है, स्पेशल 26 बनाई है।
अमेजिंग भैया। कलर्स में जो सीरियल्स आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। देवांशी सीरियल की मैंने काफी काम किया, काफी काम एक्सपीरियंस, काफी सारा निचोड़, काफी सारा निकाला है अपनी लाइफ से। सो यही है स्टोरी। सॉरी बहुत लंबा हो गया। आई थिंक आप लोग सब बोर तो नहीं हो रहे होंगे। आई आई होप सो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो ऐसा कुछ कोई किसी ने किया होता है ना, तो सुनने में भी बड़ा मजा आता है। तो पता नहीं किसको क्या कब मोटिवेशन कुछ मिल जाए, यू नेवर नो। सो इट्स अमेजिंग भैया। सो आई फील काफी सारे एवरी दोस्त और भी जुड़े हैं जिनको मैं एक मिनट, हाँ, जैसे आकाश जी है, सुनील जी है, हेतल भाई प्लीज गेट अ हेयर कट मैन, लेट यामिनी। सॉरी भाई आकाश, एक्चुअली क्या है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल रहा हूँ, बिल्कुल लॉकडाउन का पालन कर रहा हूँ और कहीं पर भी कोई हेयर कट भी यहाँ पर खुले नहीं है, पूरा रेड जोन एरिया चल रहा है। सो इसीलिए, और यामिनी को भी बोलने का मौका दूंगा। यार क्या है कि अपनी स्टोरी ऐसी है ना, तो यामिनी ने मुझे पहले से ही बोला था कि आप अपना पूरा टाइम लेके बोलना। सो बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। प्लीज यामिनी अभी आप बोल सकते हैं। ध्रुव खुराना, यस हाय ध्रुव खुराना। ध्रुव इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और ये बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर भी है एंड वाह। मेरे 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 लिए इंस्पिरेशन भी है। उसने इसके साथ मैंने अभी एक एड भी किया था। थैंक यू सो मच ध्रुव। भावेश गांधी, थैंक यू सो मच। प्लीज यामिनी प्लीज। वाह। सो जैसे एड्स वगैरह मूवीज की, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया नया, इट्स देयर टू लर्न ना, कुछ ना कुछ लर्निंग हमेशा नई रहती होगी, राइट? ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स। रोज 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 नया नया सीखने को मिलता है, रोज नई चीजें सीखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे ऐसा होता है कि कई बार जैसे बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि सब लोग पॉजिटिव नहीं होते हैं। कहीं कोई, सभी पॉजिटिव होते भी होंगे लेकिन कहीं कुछ थपेड़े खा के आए होंगे, कहीं से किसी से लड़ के आए होंगे, किसी के साथ की नेगेटिविटी लेके आए होंगे। सो वो हमारे साथ भी जुड़ती है। आपके सामने जो बंदा होता है ना, वो हमारे साथ भी वो अफेक्ट करता है। सो इतने लोगों से जब आप मिलते हो ना, तब आपके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आ ही जाता है। बट स्टिल अगेन आई एम सेइंग, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन, प्राणायाम, ये सारी चीजें करने से मैं रोज अपने आप को फ्रेश फील करता हूँ। रोज सुबह उठ के करता हूँ। चाहे मुझे सुबह 5 बजे अगर कहीं पहुंचना है, निकलना है घर से 5 बजे, तो मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। मेडिटेशन, प्राणायाम, क्रिया करके मैं यहाँ से निकलता हूँ। वाह। यस आई नीलय, थिंक वेलकम नीलय। भावेश मांडलिया सर, यस वेलकम भावेश सर। भावेश मांडलिया सर जो मेरे बहुत अच्छे, उनको बोल सकते हैं कि मेंटर। अच्छा। भावेश सर आप मेरे मेंटर हो। आप वाह। बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने ओ माय गॉड मूवी लिखी, बहुत बड़ी बड़ी मूवी लिखी है। ओ, इन भावेश जी भी जो मैंने आपको बताया ना, वेलकम। मैंने आपको जो बताया ना स्टार्टिंग में, उमेश शुक्ला सर की जो बात बताई ना, जिन्होंने मुझे ब्रेक दिया यस था यस। थिएटर में, भावेश सर ने उसी प्ले को लिखा हुआ था और उसी प्ले में मैंने काम भी किया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया आगे वर्कआउट। बट वाह। फिर उन्होंने ओ माय गॉड मूवी में मुझे स्पेशली फोन करके बुलाया था ओ माय गॉड मूवी के कैरेक्टर के लिए। एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने भी दोस्त लोग हैं, सभी लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये लोग अगर आज नहीं होते, ये लोग मेरे मेरे ये लोग है ना, ये सीढ़ियां हैं मेरी, जिनको जिनको पकड़ पकड़ के मैं आगे बढ़ा हूँ। और क्योंकि जिंदगी में मैंने बिल्कुल हमेशा ये नोटिस किया है कि सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो लोग आपको मिलते हैं ना, तो उतरते वक्त भी वही लोग आपको मिलते हैं। तो आपको उन लोगों का सच में शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। ये मैं हमेशा सीखा हूँ। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया भैया। एंड अभी जब आपकी ये जर्नी चल रही थी एक्टर बनने की, जब आप बॉम्बे आए, सो हाउ वाज द फैमिली सपोर्ट? एंड कुछ टाइम के लिए आपको उनसे अलग भी रहना पड़ा होगा। सो हाउ डिड यू डील विद दैट? काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ी थी। वहां अपनी फैक्ट्री थी, अपना काम था, थिएटर था, वहां का जो जमा जमाया था वहां पर बहुत अच्छे से जमा दिया था मैंने। जैसे मैंने बताया आपको कि राइटर भी लिखते थे, तो हेतल पुनीवाला ये कैरेक्टर करेगा ये सोच के लिखते थे। या। अब क्या है कि फैमिली का सपोर्ट तो पहले से ही था। मैं उन सबको बहुत प्यार से बिठा के कन्विंस करके आया था कि मुझे सिर्फ 3 महीना दीजिए। अगर 3 महीने में मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ ना, कुछ भी, तो मैं वापिस आ जाऊंगा गारंटी।
और मैं यही सोच के आया भी था यहाँ पर कि 3 महीने में अगर कुछ, तो मैं नहीं रहूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई था। सो क्योंकि मुझ पे गुरुजी के आशीर्वाद भी थे, सपोर्ट भी था, नो मेंटल सपोर्ट था, वैसे कोई और सपोर्ट नहीं था, बट लोग मिलते गए, अच्छे लोग मिलते गए। जब आप अच्छे होते हो ना, तो आपके सामने अच्छे लोग ऑटोमेटिक आ ही जाते हैं। सो वो ऑटोमेटिक अच्छे बिल्कुल अच्छे लोग मिलते बिल्कुल। गए। उमेश शुक्ला सर मिले, भावेश मांडलिया सर जैसे लोग मिले। ऐसे लोगों ने मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट दिया। ये लोग ऐसे हैं ना कि ये लोग ना आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग कर देते हैं। और यही सोच के मैं यहाँ पर आया था, और 3 महीना क्या, मेरा मेरा 15 ही दिन में काम शुरू हो गया। एड में इतना मुझे मिलने लगा ना काम, कि मुझे थिएटर को भी साइड ट्रैक करना पड़ा। थिएटर में से भी ऑफर आते थे, लेकिन मुझे मना करना पड़ रहा था उनको। सो आई थिंक इसके पीछे बहुत एक हार्ड वर्क भी है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, आपका कमिटमेंट, तो ये सारी चीजें ऐड ऑन करता है। यस, ऑफ कोर्स करता है, बिल्कुल करता है, है ना? बिल्कुल करता है। So there are few questions we would like to take up. काफी लोगों ने कुछ questions वो किए हैं। So जैसे आप जी, कितने हीरोइन, ऑडिशंस थैंक यू देते सो हैं? मच फॉर कमिंग। संकेत, थैंक यू फॉर कमिंग। सोनल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हीरोइन, जय गुरुदेव जी। So can we take that question? प्लीज प्लीज प्लीज, या आप यू फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। और हाँ, यहाँ पर ब्रॉड पे भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हैं, Yes, रिलेटेड एनीथिंग। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो द क्वेश्चन इज कि जैसे आपने काफी ऑडिशंस दिए होंगे, आपने अपने स्टोरीज में बताया, पर काफी लोगों के लाइफ में कुछ कहीं जाना होता है, कुछ कंपटीशन वगैरह के लिए या कहीं पे भी, इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू और समथिंग, तो वो जो रिजेक्शन कभी कभी लोगों को मिल जाता है। सो आप ऐसी कुछ दो तीन टिप्स दे सकते हैं कि वो रिजेक्शन को हम कैसे हैंडल करें? देखिए, रिजेक्शन है ना, लाइफ में हर जगह पे है, ये पहले तो मान लो आप। ये पहले मान लो कि हर जगह पे रिजेक्शन ही है। आपको उस रिजेक्शन को कैसे पॉजिटिव लेना है, वो देखना है। अगर आपको किसी ने बोला, फॉर एन एग्जाम्पल मैं देता हूं, देखिए रिजेक्शन है ना, चाहे मतलब इतने सारे फील्ड है ना, बट रिजेक्शन जो है ना, वो सबसे ज्यादा ज्यादा डिसअपॉइंटिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री में है। या बाकी कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें रिजेक्शन का आपको बहुत ज्यादातर सामना करना पड़े, लेकिन इस इंडस्ट्री में रिजेक्शन मतलब डिप्रेशन, ये समझ लीजिए। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, इस रिजेक्शन को आपको पॉजिटिव कैसे लेना है। हर चीज में आपको वो कल्टीवेट करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा स्किलफुली देखना पड़ेगा। कि अगर किसी ने आपको बोला कि यार तूने तू वहां पर ऑडिशन देने के लिए मत जा, वहां तुम्हारे लायक ऑडिशन नहीं है। ओके, ठीक है, उस बंदे ने बोल दिया, उसने अपना काम कर दिया। अब अब हमारा काम यह है कि हमें उधर जाना है। उस बंदे ने भले मना किया है कि नहीं जाना, लेकिन मुझे वहां जाना है। मैं वहां जाऊंगा, उस बंदे से स्माइल से बात करूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि ये मेरे लिए था या नहीं। ये तो ऐसा हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, ठीक है, तू सब कुछ मुझे सौंप दे, सब कुछ मुझे यस, सौंप दे, तू कुछ भी मत कर। तो ये इसका आपने उल्टा मीनिंग निकाला ना, आप तो घर पे बैठ गए, कुछ भी नहीं करूंगा, श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए बिल्कुल करते बिल्कुल। रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तू कुछ भी मत कर, मतलब तू अपने आप को अंदर स्थापित कर, तू अपने आप को लेके जा उस जगह पे। अपॉर्चुनिटी आपके पास बाहर खड़ी है। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बंबई में थी, एड्स मेरे लिए वेट कर रही थी, लेकिन मैं बंबई ही नहीं आऊंगा, बंबई आने का बिरुद नहीं लूंगा, अपने आप को लेके नहीं जाऊंगा बंबई, तो मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे? वो मेरे पास आएगी कैसे? चल के थोड़ी आएगी, तो मुझे ही पहुंचना बिल्कुल पड़ेगा बिल्कुल। ना। तो इतना कर्म तो करना पड़ेगा ना आपको। एब्सोल्युटली। तो वेरी थोड़ा सा ट्रू वेरी पॉजिटिव ट्रू। लेके, मैं स्टिल अगेन मैं आपको वही चीज बोलूंगा कि ये पॉजिटिविटी है ना, अचानक से नहीं आ जाती है, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है स्किलफुली। और वो स्किलफुली कल्टीवेट करने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं बनी है कि आप कुछ मूवी देख लो तो कल्टीवेट हो जाएगा, या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन लो तो कल्टीवेट हो जाएगा। वो रहेगा मोटिवेशनल स्पीच थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए रहेगा, लेकिन बाद में फिर वापस वैसे ही हो जाएगा।
परमानेंटली अगर आपको मोटिवेशनल बनना है, मोटिवेशनल स्पीच से अगर आपको रिलेटेड करना है, अगर आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, ये जरूर काम में आएगा आपको। बिल्कुल जिसने यहाँ पर नहीं किया है, प्लीज जरूर एक बार इसका इसका जरूर स्वाद चखिएगा, क्योंकि जब आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि Exactly. ये चीज ऐसी नहीं है कि वो उसने कर दिया, उसको अच्छा लगा तो मुझे मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको भी अच्छा लगेगा। सिंपल सी एग्जैक्टली, बात है। आई अग्री, बिकॉज हमने किया है, सो हमें पता है कि इसमें क्या मजा है। सो वी शुड स्प्रेड इट टू पीपल, पीपल शुड गो फॉर दिस। एंड ये आपने बहुत सही बात बताई कि एक बार कुछ सुनने से या वो करने से नहीं आता है। द रेगुलर प्रैक्टिस हम जितना करते हैं तो उसमें वो माइंड में अंदर कल्टीवेट होता जाता है। वेरी ट्रू। करेक्ट अच्छा, करेक्ट करेक्ट। और एक और क्वेश्चन, जैसे आपने इतने सारे सीनियर्स से, जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें इतने सारे सीनियर्स से काम किया, के साथ में काम किया है, कितनी बार, 3 बार 4 बार, जैसे हाँ अमिताभ जी है सबके साथ में। तो वो चीज कभी कभी कुछ लोगों में आ जाता है कि अरे ये कितने बड़े हैं, कितने एक्सपीरियंस्ड है, हम तो अभी उनके साथ में वर्क कर रहे हैं। सो कभी कुछ कुछ लोगों को है ना, वो एक बोलते हैं ना कि एक थोड़ा सा पुल डाउन हो जाता है कॉन्फिडेंस में। सो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे? बिकॉज आपका तो हमने देखा है कुछ कॉन्फिडेंस लोग लेवल एकदम अप है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट टू कीप इट अप? कुछ कुछ लोग नहीं, कुछ लोग नहीं, ये हर किसी की प्रॉब्लम। मुझे भी हाँ। आज होता है, अगर मैं आज भी वापस चौथी बार भी अगर उनके साथ एड शूट करूंगा तो या मुझे भी होता है। लेकिन हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ कुछ अलग रहता है, बाकी लोगों का अलग रहता है। हाँ। लेकिन क्या है कि अपने आप को सी अपने आप को आपने अगर लो लो समझा ना, डू नॉट मेक योर सेल्फ फीलिंग लो। हम्म। सो एक होता है ना कि अपने आप को लो समझना, किसी को बड़ा समझना, ये इसमें अगर आप पढ़े ना तो आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे सीखी बच्चन साहब से, वो ये कि अगर आपके साथ में काम करने वाला जो को एक्टर है, हम्म। वो अगर किसी असमंजस में रहता है, किसी प्रॉब्लम में रहता है, या वो एक्टिंग करने से हिचकिचाता है, तो उसमें उसके भी एक्टिंग पे फर्क पड़ेगा। जैसे बच्चन साहब के सामने अगर मैं हूं और मैं ये हम्म। शर्माऊंगा एक्टिंग करने से, तो उसका इफेक्ट उनको भी पड़ेगा। तो वो सबसे अच्छी चीज क्या करते हैं पता है? जैसे मेरे हम्म। साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं सुना रहा हूँ आपको। या प्लीज। बच्चन साहब ने, मैं उनके साथ एड शूट कर रहा था, तो वो आए सेट पे, और सेट पे आते ही वो हड़बड़ी मच जाती है, मतलब बच्चन साहब आए, बच्चन साहब। ओह। सो हाँ, सो वो बच्चन साहब आते ही मैं उनके वहां पर बैठा हुआ था, डायरेक्टर के साथ डिस्कस कर रहा था। बच्चन साहब आए और बैठे, मैं खड़ा हो गया रिस्पेक्टफुली। तो उन्होंने आते ही मेरे कंधे पे हाथ रख दिया, कैसे हो जेंटलमैन। डायरेक्टर ने मिला, ये हेतल है, हेतल काफी काम कर चुका है, एक्टर है, आपके साथ में वो कैरेक्टर कर रहा है। अच्छा अच्छा हेतल कैसे हो, हेतल कैसे, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। वो अपना मोरल अप कर देते हैं। फिर हाँ। मैंने उनको थोड़ा लाइटली पूछा कि सर क्या हम एक छोटा सा रिहर्सल कर सकते हैं क्या? अरे एक क्या, 20 रिहर्सल करेंगे डायरेक्टर, इधर आओ। करके उन्होंने उनको, डायरेक्टर को क्या? वहां पर बिठाया, हाँ। और फिर वो वहां बैठे हम लोग। हम्म। फिर उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल किया, 2-3 रिहर्सल किया। टेंशन ऐसे करके वो मोटिवेट करते हैं, अपलिफ्ट कर देते हैं चीजों को। एग्जैक्टली। बंदा सामने वाला वो नर्वस सिस्टम में रहता ही नहीं है। सो यही चीज मैंने भी सीखी है, जब मैं कभी कुछ ऐड करता हूँ और मेरे साथ में कुछ ऐसा को एक्टर आते हैं जो जो बोलते हैं कि अरे सर आपने तो इतनी ऐड की है, मैं आपके साथ कैसे ऐड करूं, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा डाउन फील हो रहा है। मैंने बोला डाउन फील मत करो, चलो एक काम करते हैं, चाय पीते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर चाय पीते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। उसके बाद हम सेट पे जाते हैं, डायरेक्टर को बोला सर 5 मिनट में आता हूँ, करके हम लोग बात करते हैं, थोड़ा एक्वेंटेड होते हैं एक दूसरे से, और फिर हम लोग जाते हैं। सो वो इजी हो जाता है, माहौल इजी बनता है। तो यही ब्रेकिंग द सारी चीजें आइस। सीखनी है। हम्म। वाओ, अमेजिंग। तो आपका एक ऐसा हाँ। कुछ, आपकी इतनी मूवीज की काफी कुछ अभी तक आप इसमें इंटरेस्टेड काम करते जा रहे हैं, टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री में। सो सबसे एक कुछ बेस्ट एक्सपीरियंस, चाहे वो कोई सीरियल का हो, वेब सीरीज या मूवी, कुछ एक बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको अभी भी याद है एंड यू कैन नॉट फॉरगेट इट। कुछ बेस्ट, तो ऐसा होगा। सारे बेस्ट ही एक्सपीरियंस है। मतलब वो जो बच्चन साहब के साथ वाला मैंने सुना है ना, वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि हाँ। एक तो बच्चन साहब, yes।
और वो भी मतलब इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। सो फिर भी मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहता हूँ जो बहुत ही स्वीट सा था। अ, प्रियंका चोपड़ा के साथ मैंने एक एड शूट किया। यस। हाँ हाँ फराह खान जानते हैं आप? हाँ हाँ। सो फराह खान मैम, हम लोग सुबह से शूट कर रहे थे और हम 3 कपल थे। सो अब मेरा एनर्जी ना सेट पे आते ही बहुत अलग हो जाता है, मैं एकदम अलग हो जाता हूँ, एनर्जेटिक हो जाता हूँ। सो फरहा मैम मतलब पहले से ही मुझे नोटिस कर रही थी, अच्छा इसका एनर्जी अच्छा है, ये सही। सो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी कि हमें ऐसे ऐसे थोड़ा डांस सीक्वेंस करना है। हमें नहीं पता था कि प्रियंका चोपड़ा भी इसमें है। अच्छा। सो दोपहर तक, लंच तक हमारे साथ करते रहे, काम करते रहे। सो सबको इंस्ट्रक्शन भी देते जा रहे थे फरहा मैम, और मैं बहुत अच्छा कर रहा था उस टाइम पे। सो वो बाकी एक्टरों को बोल रहे थे फरहा मैम, अरे देखो यार हेतल, हेतल समझाओ ना इनको यार, कैसे करना है बताओ जरा इनको, हेतल क्या कर रहा है, हेतल, हेतल तू इधर आके देख, हेतल तू मेरे पास बैठ, हेतल चाय पिएगा, हेतल बना दिया था। सो वो मतलब सब लोग मुझे बोल रहे थे, एक्टर लोग, अरे यार तेरे को फराह खान से काम किया है क्या तूने, फराह खान मैम तुझे जानती है क्या? मैंने बोला भाई जानती तो नहीं है, बट ऐसे ही देखो आज पहली बार काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा यार फराह मैम तो तेरी फैन हो गई है। मैं फैन वैन कुछ नहीं, ऐसे ही सब मिलते हैं तो एनर्जी अच्छी लगती है तो बात करते हैं, उसमें क्या है। तो हाँ। मैं किसी से डरता नहीं था, मैं जाके सीधा फराह मैम हो चाहे बच्चन साहब हो, मैं तो जाके सीधा गले लग जाता था, बात कर लेता था उनसे। तो वो सबको बहुत अचंबा लगता था यहाँ पर कि अरे यार ये तो आजकल का आया हुआ सीधा उधर चला गया, बच्चन साहब को हक कर लिया, अरे यार तुम्हें जानते हैं क्या बच्चन साहब, ऐसे हक कर लिया। सो ऐसे ही वो माहौल था। जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद में हमारा वापस सेशन शुरू हुआ, फराह मैम के साथ शूटिंग शुरू हो गया। सो प्रियंका आई उधर और सब खुश हो गए, अरे प्रियंका आई यार, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा। सो ऐसा था कि एक एक सीक्वेंस था उसमें, सो विम बार का एड था। अच्छा। सो उसमें ऐसा सीक्वेंस था कि वो सीक्वेंस में ऐसे ऐसे करके वो विम बार दिखाती है और ऐसे करके वो करती है, ऐसा कुछ उसने किया और विम बार दिखाया और ऐसे करके उसने लास्ट वाला एक पोर्शन, एक एक्ट किया उसने। सो मैं वहां पर देख रहा था क्योंकि सब लोग वैनिटी में बैठे हुए थे, अरे मतलब पीछे बैठे हुए थे क्योंकि सबको डर लग रहा था वहां आगे कैसे जाए, और मैं और फराह मैम एकदम क्लीन हो गए थे, हम दोनों साथ में बैठे हुए थे वहां। तो मैं ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, प्रियंका मैम को वहां पर शॉट दे रही थी तो मैं देख रहा था प्रियंका को। सो प्रियंका ने शॉट दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सो मैंने ना जैसे शॉट करता हूँ मेरे से ऐसे हो गया। सो फरहा मैम ने बोला कि हेतल तेरे को टेक अच्छा लगा? मैंने बोला मैडम बहुत अच्छा लगा यार, प्रियंका मैम ने शॉट दिया बहुत जबरदस्त था। सो प्रियंका मैम भी आई वहां पर मेरे बगल में, उधर बैठ गई फरहा मैम के पास। अरे प्रियंका, वो फरहा मैम बोलती है प्रियंका, वो हेतल को तुम्हारा ये टेक बहुत अच्छा लगा। प्रियंका ने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो बहुत बेकार लगा यार, कुछ मजा नहीं आया। अब ये उन लोग का कुछ प्रैंक था अच्छा। मेरे लिए। हाँ ओह। वो उन्होंने बना लिया था, पता नहीं कब बनाया था वो नहीं पता था मुझे, लेकिन बना हाँ। लिया उन लोगों ने। ओके। सो वो प्रैंक बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने मुझे बोला कि, प्रियंका ने बोला कि फरहा मैम ने बोला कि हितल जा एक काम कर, उधर खड़ा हो जा जहाँ प्रियंका मैम खड़े थे वहां खड़ा हो जा। हाँ अब बता तू अगर इस जगह पे होगा, ऐसे तुझे करने को मिलेगा तो कैसे करेगा बता। तो डर गया यार, मैंने बोला ये कैसे, मतलब फिर मैं तो चला गया वहां पर, अपने को किस बात का डर, एक्टिंग ही तो दिखा नहीं, तो मैं देख लिया एक्टिंग। सो मैंने वहां गया और कैमरे के सामने ऐसा गाना बजाया वो लोग ने, और मैंने एक्टिंग करके, मैंने ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे शाहरुख खान के टाइप में ऐसे मैंने ऐसे करके दिखाया। सो प्रियंका मैम वहां पर जो हंस पड़ी, वो कुर्सी से गिर पड़ी वहां पर हंसते हंसते। माय गॉड। फिर मुझे बोला हेतल इधर आ, इधर आ। मैं गया वहां पर मैम के पास, तो फराह मैम ने बोला कि हेतल ये क्या किया तूने? मैंने तेरे को एक्टिंग करने के लिए बोला था, शाहरुख खान का एक्टिंग क्यों किया? बोला मैडम शाहरुख खान का एक्टिंग नहीं था, बट ऐसे ऐसे में हो ही जाता है, मैं ऐसे करूंगा तो वो हो ही गया, मतलब अपने आप हो गया। अच्छा हाँ। ऐसा हो गया, ऐसा होता है। अरे प्रियंका शाहरुख को फोन कर दो। सच्ची आई स्वेयर उसने शाहरुख को फोन किया वहां से। माय गॉड। मैंने प्रियंका मैम प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए, काट दीजिए प्लीज फोन, काट दीजिए, उसे काट दिया वापस फोन। हाँ। और मेरी इतनी फटी हुई थी, अरे यार वो बोल देती उनको कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है तो मेरी तो फट जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब शाहरुख खान को फोन करके बोलती क्या हालत हो जाती मेरी।
और फिर प्रियंका और फराह मैम ने मेरे को लेके इतना हंसे वो लोग वहां पर, और ये पूरा प्रैंक उन्होंने किया था, वो पूरा रिकॉर्ड भी किया था वो प्रैंक उन्होंने, और ऐसा हुआ था, बहुत मजा आया था। फिर प्रियंका मैम ने फोटो खिंचाई, फराह मैम ने फोटो खिंचाई मेरे साथ, बहुत अच्छे से बात हुई थी। ये मजा आया, ये बहुत बहुत जबरदस्त इंसिडेंट था जो मैं कभी भूल नहीं सकता, जो फराह मैम भी कभी भूल नहीं पाएगी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि Yeah, वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था हमारा। मेरे ख्याल से उन्होंने किया भी होगा तो इसलिए किया होगा क्योंकि एक माहौल बन जाए सेट पे, एक मस्ती हो, exactly. मस्ती मजाक से काम हो तो ज्यादा बिल्कुल. अच्छे से हो जाए, Yeah, बस very यही था। true. सो धीरज जी, काफी मूवीज आपने की है, सो आपका एक कुछ बेस्ट एक्टिंग वाला हमें कुछ देखना है, काफी सारे ऑडियंस को देखना होगा, आई एम श्योर, बिकॉज अगर एक्टर अच्छा, है एक्टिंग। इस चीज का क्यों फायदा ना उठाए? तो आपको जो बेस्ट डायलॉग और बेस्ट कुछ भी आपकी मर्जी का थोड़ा कुछ हो जाए भैया. अच्छा, ओके, ठीक है। मेरा एक दोस्त अभी ऑनलाइन है, प्रफुल्ल जवेरी। प्रफुल्ल, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हाँ, तो वैसे तो बहुत सारे डायलॉग है, कौन सा सुनाऊं आपको? वेडनेसडे मूवी का सुनाओ या फिर एनी प्यार का एनी पंचनामा सुनाओ? एनी एनी योर विश. ठीक है, चलिए वेडनेसडे मूवी का सुनाता हूँ आपको, चलिए। मैं इब्राहिम खां, खुर्शीद लाला, मोहम्मद जहीर और इखलाक अहमद को बचाना नहीं, मारना चाहता था, और इनफेक्ट अब आप लोग मेरा ये काम पूरा करेंगे आज, अभी। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हो राठौर साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं, हर 2 घंटे बाद फोन करके पूछती है कि चाय पी कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्वीर देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दे। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन वांटिंग टू क्लीन हिज हाउस। आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया, वो भी 6 किलो आरडीएक्स के साथ? क्यों जाग गया? तो तकलीफ हो रही है? जिंदगी भर घुट घुट कर मरते रहना चाहिए था मुझे, कि टाइम नहीं मिला। रोजी रोटी के चक्कर में ये काम जरा सा निगलेक्ट हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। वो बाकी का कॉकरोच भी आज ही मरेगा। ये चार ही क्यों, और भी तो थे। मैंने लॉटरी निकाली, इन चारों का नाम निकला है। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि हमने अगर इस एक इब्राहिम को नहीं मारा तो न जाने कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? अरे वो लोग तो वैसे भी मरेंगे राठौड़ साहब, आज नहीं तो कल, और इब्राहिम खान जैसे लोग ही मारेंगे उन्हें। पिछली बार ट्रेन में मारा था, इस बार कहीं और मारेंगे, और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम इनको जवाब देना नहीं सीखेंगे। तुम हो क्या, मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, मेरे मजहब का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने कहा ना, आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का? शायद। बी स्पेसिफिक, हाँ या ना? हाँ। तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। तुम जो साबित कर रहे हो ना, मैं साबित कुछ नहीं करना चाहता हूँ राठौर साहब, मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि लोगों में गुस्सा बहुत है, उन्हें आजमाना बंद कीजिए। वी आर रेजिलियंट बाय फोर्स, नॉट बाय चॉइस। आपको बेबस करने में मुझे सिर्फ 4 हफ्ते लगे हैं। आपको क्या लगता है जो लोग हमें मारते हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है? अरे इंटरनेट पर बम टाइप करके सर्च मारिए, 352 साइट्स मिलेंगे। बम कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, सारा इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेसिबल है मुफ्त में। आप जानते हैं कि कपड़े धोने का साबुन तक एक पोटेंशियल बम होता है? है? मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए इससे ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट आज तक नहीं बना है। भाई गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बोल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मना कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने की बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब,
इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग, सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह के पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे, सिर्फ शहद दिए जा रहे हैं। Why are you not nipping them in the butt? एक आदमी गुनहगार है या नहीं इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्रॉड। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होंगी, लेकिन क्या इससे हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी का बल? राठौर साहब, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क दिस क्वेश्चंस ऑन अ फ्राइडे, repeated on a Tuesday. I am just replying on Wednesday. तुम्हारी ये होममेड एड सॉल्ट टू टेस्ट वाली फिलोसॉफी गलत है। ये सही तरीका नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं तरीके के बारे में नहीं, नतीजे के बारे में सोच रहा हूं। तुम्हारा कोई सगे वाला मरा था इस ब्लास्ट में? क्यों? मुझे उस दिन का इंतजार करना चाहिए था जब मेरा अपना कोई भी वजह इस तरह की जलील मौत मरे, तब मेरा ये कदम आपको जायज मालूम होगा? हाँ जान नहीं है तो सुनिए, मेरा अपना कोई था उस ट्रेन में, 20-21 साल का था, नाम नहीं जानता मैं उसका, हर रोज मिलता था फर्स्ट क्लास पे, फाटक पे लटक के मुस्कुरा के हाथ हिला के हेलो कहता था, मैं भी उसको जवाब में हेलो कहता था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक दूसरे को नाम से नहीं जानते थे, सिर्फ हेलो से जानते थे। आज से 1 वर्ष पहले उसने मुस्कुरा कर अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाई थी मुझे। He was very happy. अगले रोज मेरी ट्रेन मिस हो गई, मैं बच गया, पर वो नहीं बच पाए। दूसरी बार जब ट्रेन में गया तो मेरी जान पहचान का कोई नहीं था, सब नए चेहरे थे। अच्छा, तो ये सब तुम उन पुराने चेहरों के लिए कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भी इमोशनली सेंटिमेंटल नहीं हूं। आई ऑलवेज न्यू व्हाट लॉस इज। अपनों को मरते हुए देखा है मैंने, लेकिन साहब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई माधव, लेकिन कोई माधव चोट बटन दबाकर मेरे लिए फैसला नहीं करेगा कि मुझे कब मरना है। उन्हें वाकर है 92 पे, 93 पे, 2006 पे, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, मालेगांव पे, मुझे पकड़े खुद पे। मैं कोई मसीहा नहीं हूं राठौर साहब, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जब भी घर से बाहर निकले बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे रीजंस और मेरी डिमांड्स अजीब सी है ना। शायद 20 पैसे पे खाया ना। हाँ, वो लोग मेरे जैसे 200 को मारे तो ठीक है, मैं उन जैसे सिर्फ 4 को मारू तो ये अजीब सा है? आपकी गलती नहीं है, आम आदमी से यही उम्मीद की जाती है। आम आदमी की तरह जियो, आम आदमी की तरह बर्दाश्त करो और आम आदमी की तरह मरो। अपने आप को ही देख लीजिए, जब तक आपको मालूम नहीं था कि मैं कौन हूं, आप मुझसे डर भी रहे थे, मुझे सीरियसली भी ले रहे थे, और जब मैंने आपको बता दिया कि मैं एक आम आदमी हूं तो आपकी आवाज में अचानक एक कॉन्फिडेंस आ गया है। शायद आप ये भी सोच रहे होंगे कि अच्छा टेररिस्ट नहीं है, आम आदमी है, तब तो पकड़ लूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सारे बॉम्ब्स वहीं के वहीं है। राठौर साहब, आरिफ, अभी आप दोनों पर डिपेंड करता है कि ये मेरा आखिरी कॉल होगा या नहीं। अब से ठीक 10 मिनट बाद नैना रहे अपने कैमरामैन के साथ वहां पहुंचने वाली है। मुझे न्यूज पर एक कंफर्म रिपोर्ट चाहिए कि इब्राहिम खान मर चुका है। अगर ऐसा होता है तो मैं आपको फौरन फोन करके बता दूंगा सारे बॉम्ब्स कहाँ है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे आपकी जिम्मेदारी। Wow. Fantastic, amazing this is. इतना बड़ा डायलॉग भैया, I mean this is fantabulous. इतना बड़ा आपको याद कैसे रहता है? Again I think सुदर्शन क्रिया.
Yes. मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, इट वर्क्स, एब्सोल्युटली वर्क्स। अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पर फिर से, एंड आपने हर एक्टर को काफी सारे इमोशंस साथ में थे। देयर वाज एंगर, देयर वाज यू नो इमोशनल कुछ आ गया था, देयर वाज क्राइंग, देयर वाज कुछ एक अच्छा कुछ वो मोमेंट भी था। कितने सारे इमोशंस साथ में करना पड़ता है। सो आई सल्यूट, अमेजिंग। हाउस। यहाँ पर भी जिन जिन लोगों ने एंजॉय। मुझे कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। और बस अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। प्रफुल्ल भाई ने कुछ लिखा, इट्स ऑल फेम यू डिजर्व टुडे ओनली बिकॉज ऑफ योर पैशन, डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर वर्क। गॉड ब्लेस यू एंड गुड लक। मुझे Yes. पता है प्रफुल्ल, आप और आपके जैसे बहुत सारी जगहों पे है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से मैं आज काम कर रहा हूँ। बस ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना है कि इन सारे लोग जिन लोगों ने मुझे हेल्प किए वो सब खुश रहें। सब लोगों का प्यार ऐसे ही बना रहे मेरे साथ, बस बिल्कुल यही मेरा बिल्कुल। लक है। एंड वी राजेश विश सिंगल जी, यू, वेलकम सुपर। या यस यस, राजेश सिंगल जी ने लिखा है कि superstar already. It is just that the world has to know. The world knows actually. एक्चुअली And we थैंक यू। wish you मिडिल क्लास all, वाला वेलकम, we वेलकम। wish you all the very best for your future proposals and all your films and whatever you do. Okay, प्रफुल्ल बोल so रहा है, प्रफुल्ल मेरा मेरा दोस्त मुझे बोल रहा है हाँ, कि एक बार दीनानाथ चौहान वाला हो जाए। वो अग्निपथ मूवी में वो बच्चन साहब का जो डायलॉग yes है ना, yes वो yes, भी मैं उनको काफी बार, हमें सूरत में था ना तब भी मैं उनको सुनाता रहता था। मतलब ये मेरी एक एक है ना, मुझे अगर कोई बोलता था ना सूरत में भी ऐसे कि अरे वो वाला डायलॉग सुना ना, तो मैं उसको रेडी करता था और मैं सुनाता था सबको। सो मैं वो मेरे उसमें कल्टीवेशन में आ गया था, वो स्किल बन गई थी मेरी। तो मुझे जो डायलॉग अच्छा लगता था ना, मैं उसको याद कर लेता था, मैं उसको लिख लेता था, लिखता था, याद हो जाता था मुझे, फिर मैं उसको हर एक फ्रेंड जो मिलता था उससे उसके सामने बोलता था मैं। तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस होती गई, फिर परफेक्शन आता गया उसके अंदर। हाँ हाँ, exactly. So जैसे आज थैंक यू का सो मच सेशन एवरीबॉडी। जैसे आज का सेशन हमें पता था, इट वाज पैशन इनटू प्रोफेशन। या सो हेतल जी इज अ बिग बिग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। उन्होंने उनका जो पैशन है उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट किया है विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, विद लॉट ऑफ कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन उनकी लाइफ में जो रहा है। एंड ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, जो आज उन्होंने बहुत अमेजिंग इंस्पायरिंग स्टोरी आज उन्होंने शेयर की। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग का मिस किया है, सो ये बिल्कुल भी मिस करने जैसा नहीं है। आप उसे आप वापस से हमारे लाइव पे देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर एंड डू वॉच पार्टी। तो हेतल जी, नाउ वी विल yes. मूव टूवर्ड्स द अच्छा, मैंने लास्ट। स्टार्टिंग में आपसे बात, हाँ स्टार्टिंग जी, में मैंने आपसे बात किया था कि हाँ, हमने फोर्थ वॉल एकेडमी करके एक एकेडमी शुरू की थी जिसमें यस नीरज यस जोगा का यस, मेरे एक फ्रेंड है, हाँ, वो भी अभी ब्रॉड पे है, तो उसका भी स्वागत कर वाओ दीजिए। वाओ, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू गाइस। हाँ, क्या बोल रही थी आप? तो अब हम हमारे शो के लास्ट सेगमेंट, जो कि एक सरप्राइज मैंने बोला था, सो वी हैव अ रैपिड फायर विद यू टुडे। ओ ओके, सो आर ये यू मैं रेडी? जानता था कि आप जरूर करेंगे। यस यस, रेडी, बिल्कुल रेडी। कम ऑन गाइस, आप लोग भी प्लीज मुझे हेल्प करिएगा कुछ। ऑलराइट, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, आपके लिए बहुत सिंपल है। सो चलिए, बहुत बढ़िया। हियर इट सिंपल नहीं गोस, होगा तो बना लेंगे। या हियर इट गोस। लाइफ, लाइफ हमेशा जीनी चाहिए। गॉड, ऑलवेज इन माय हार्ट। मूवीज और थिएटर्स? मूवीज और थिएटर्स? दैट्स माय सोल। वाओ। सूरत, सूरत, ब्यूटीफुल। या करियर, येट टू अचीव, ओ, स्टिल माइल्स टू गो। या मुंबई, माया नगरी। या योगा, योगा, डू एवरी डे which makes you uplifted.
Yeah. WhatsApp and Facebook. Absolutely necessary. Necessity of life. Family. Family is a good responsibility to be Yeah. taken. Yes, yes, absolutely. Meditation. Meditation, prayer to God. Amazing. Your favorite character did till date. Your favorite character till date. आपका जो आपने किया जो है. मैंने परफॉर्म किया Yes, yes, yes. माय फेवरेट कैरेक्टर, मैं एक प्ले किया था ये दिल मांगे मोर, जिसमें मैंने नरेन भाटेना करके एक कैरेक्टर था जो मैंने किया था उसमें, जिसमें मैं उसी कैरेक्टर में उसमें मैं लड़की भी बना था। उसमें मैं अलग अलग, मतलब इतना कॉमेडी था कि लोग हंस हंस के पागल हो गए थे। इतना इतना जबरदस्त कॉमेडी था उसमें। सो वो Wow. पूरी कॉमेडी मेरे ही अराउंड थी। और वो एक ही कैरेक्टर ऐसा था जो खुद रोता था लेकिन लोग हंसते थे। Oh, सेट पे जब भी वो आता था, जब भी वो स्टेज पे आता था तो वो रोता हुआ आता था, और जब भी वो रोता था ना तो लोगों को बड़ा मजा आता था। अच्छा, ये वापस इसके साथ प्रॉब्लम शुरू हो my God. Interesting. गई। यस, राजेश जी सॉरी, वो मुझे ध्यान में नहीं आया। राजेश जी ने उसका बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। मेडिटेशन इज लिसनिंग टू। Amazing. थैंक Hetal in PK or Hetal in Bang Bang. यू। इज देयर, इज देयर, यू कैन वॉच मूवी। Yeah. Favorite food. दही पूरी। Wow. Favorite hangout place. टू गो इन टू मेडिटेशन। Wow. Fantastic. Hetal Puniwala. इज विथ यू नाउ। Okay, so this is last. मुंबई की पाव भाजी और सूरत नो लोचो. एक्चुअली मुंबई की पाव भाजी नहीं होती है, मुंबई का पाव वड़ा होता है। पाव सो बड़ा मुंबई का पाव वाली. वड़ा बहुत फेमस है। और ये सूरत का लोचा, यस, इसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। जी नहीं पाते. ये हार्ट, ये एक्चुअली हमारे जैसे, या हमारे जैसे बहुत सारे लोगों का ये खुराक था एक टाइम पे। जब कुछ नहीं होता है ना बम्बई में, एक वड़ा पाव खा लो, जिंदगी बसर हो जाती है। वैसे ही सूरत में अगर कुछ नहीं है ना, चलो लोचा खा के आते हैं। तो दिस इज द फूड टू सर्वाइव। Exactly. Yes, yes. एंड काफी वो बोलते हैं ना सूरत की जगह यानी वो अच्छा वहाँ पे वो स्पेशलिटी लोचा हैविंग लोचा. तो काफी मेमोरीज जो कॉलेज डेज की और काफी कहीं ना कहीं वो सूरती फरसान के साथ में जुड़ी रहती है हमारी. करेक्ट, करेक्ट। यस. अभी आज इस माध्यम में मैं हूँ यहाँ पर, काफी सारे लोग, कुछ एक्टर भी हैं, कुछ आगे काम करने वाले लोग भी हैं, जो सक्सेस की सीढ़ियां भी चढ़ने वाले हैं, जो जिनको आगे काम भी करना है। उनके लिए छोटी सी एक मेरी एडवाइस तो नहीं बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि ये दोस्त लोग हैं, दोस्त लोगों को एडवाइस नहीं दी जाती है। मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बस अपना जो काम है ना वो निष्ठा से करते रहें। 100% फोकस होके उसी दिशा में करते रहें। आप हर रोज दो तीन काम करेंगे, अपना फोकस बदलते रहेंगे, तो भगवान भी देने के टाइम पे ना सोचता रह जाएगा कि इसको क्या दूं, कल तो इसको ये चाहिए था, आज उसको ये चाहिए। तो एक फोकस होके, अपना माइंड फोकस रख के भगवान से एक ही चीज मांगिए। भगवान को अपना बाप बना लीजिए। मेरे पापा तो है नहीं, मैंने भगवान को अपना पापा बना लिया था। मैंने जब भी कुछ चाहिए होता था, छोटा था, तब मैं अपने पापा के पास मांगता था कि नहीं। मैं अपने पापा को बोलता था कि पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, मुझे वो वाली कार चाहिए। अब मेरी चॉइसेस भी उतनी बड़ी हुई है, तो बाप भी तो बड़ा होगा ना। बिल्कुल सो मैं बिल्कुल. हमेशा उससे मांगता हूँ। और मांगो, जी खोल के मांगो। ऐसा नहीं है कि मांगना नहीं चाहिए, भगवान बैठा हुआ है, ले। सी, मुझे हमेशा ये एक बात बहुत अच्छी लगती है, मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जो आर्ट ऑफ लिविंग से सीखी है मैंने, कि एक बंदा रोज
भगवान को इतना प्यार करता है, भगवान से इतनी प्रार्थना करता है, रोज प्रार्थना करता है, रोज उनसे मांगता है, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे उसकी एक ही ख्वाहिश होती थी कि मुझे मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगा, 1 लाख की लॉटरी लगा दो, बस मुझे इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोज भगवान से मांगता था, उनसे प्रार्थना करता था, मेडिटेशन करता था। उसको भगवान देते ही नहीं थे, प्रसन्न ही नहीं होते थे भगवान। एक दिन सपने में भगवान आए, उसको पूछा बेटा क्या हो गया? बोले मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, अब बात नहीं करूंगा। बोले क्या हो गया? बोले मुझे 1 लाख की लॉटरी लगवानी है, आप इतना लॉटरी नहीं लगवा सकते हो, क्या बात है? मतलब ये ऐसा थोड़ी होता है, आपके पास 1 लाख नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो बोलते हैं बेटा मैं तो 1 लाख अभी भी लेके आया हूँ, तू लॉटरी परचेज नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? ट्रू। सो ये बिल्कुल लॉटरी सही हमें है। रोज रोज परचेज करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमारी रोज रोज डिमांड बढ़ती जा रही है, रोज रोज डिमांड अलग अलग होती जा रही है, रोज हमारी ख्वाहिशें अलग अलग होती जा रही है, रोज भगवान के पास अलग अलग चीज मांग रहे हैं। बिल्कुल। तो हर रोज अलग चीज मांग रहे हैं, तो हर रोज अलग काम भी करने पड़ेंगे ना वो हिसाब से। एग्जैक्टली। सो मैं हमेशा सबको यही एडवाइस देता हूँ, या हमेशा सबको यही बोलता हूँ कि प्लीज वो लॉटरी का टिकट है ना, वो रोज खरीदिए भाई, बहुत जरूरी है, बाकी लाइफ सेट है। लाइफ सेट है बॉस। यस भैया, थैंक वो यू गाना है सो ना, मच। बाकी सब फर्स्ट क्लास है, हाँ कसम से। हाँ हाँ, कसम से। बिल्कुल बिल्कुल सही है सूरत भैया। सो सूरत थैंक यू नो सो मच। जमन कहाँ अने टाइम। यस यस, एक किसी ने लिखा हुआ है, सूरत नो जमन काशी। यस कल्पेश, यस एब्सोल्युटली। हाँ, वो एक पुनी वाला कहावत है ना। मोहब्बत का प्याला। थैंक यू राजेश भाई, ये अच्छा आपने बिठा दिया, पुनी वाला मोहब्बत का प्याला। थैंक यू। कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड हो गया पता नहीं चला, बट इट्स रियली नाइस मीटिंग यू अमेजिंग। ऑल। कहाँ 1.5 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला, 1.25 घंटा हो गया एक्चुअली। डेढ़, यू नो, ओ वो माय गॉड। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ ऐसा, कुछ पॉजिटिविटी की बात सुनते हैं, किसी की स्टोरी सुनते हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनते हैं, तो कहाँ टाइम जाता है, मजा आने लग जाता है सुनने में भी। तो बहुत वैसे क्या अच्छा। है यामिनी की, अगर ये बातें ऊपर ऊपर से होती है और खाली वो लिखा हुआ जो पढ़ा हुआ मैंने आपको बोल दिया होता ना, तो लोगों को फिर वो बोरिंग लगने लग जाता। बट ये क्या है बिल्कुल। कि मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, और मैं हाँ हमेशा हाँ, से अप्लाई करता रहता हूँ, वही मल्टीप्लाई होता रहता है, सिंपल सा फंडा है अपना। बहुत बहुत बढ़िया फंडा है आपका। बढ़िया भैया। तो थैंक यू सो मच। आई होप एवरीवन इज फाइन एट योर प्लेस। सबको याद करिएगा, आपके घर पे फैमिली को रिगार्ड दीजिएगा। एंड टेक केयर, जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। ऑल द बेस्ट एंड डू टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरी भाभी भी है यहाँ पर ब्रॉड पे, प्रीति भाभी। थैंक यू प्रीति भाभी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आई नो यू यू ऑल आर ऑलवेज विथ मी। ये लोग भी यहाँ पर मुंबई में ही है, और सबसे पहला मैं जब मुंबई में आया था तब इन्हीं के घर पे पहली बार रहा था मैं। सो आई एम सो मच ग्रेटफुल टू ऑल द पीपल जो यहाँ पर है, जो यहाँ आने से चूक गए हैं, जो आके चले गए हैं, जो आने वाले हैं, उन सब के लिए मैं सच में शुक्रगुजार हूँ। एंड आई एम सो मच ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। एंड आपके ब्लेसिंग्स प्लीज ऐसे ही रखिएगा, आपका प्यार यूं ही बना रखिएगा, ताकि मैं आगे और भी ऐसे ही हॉलीवुड की तरफ भी अपने जो सपने देखे हैं वो पूरे कर सकूं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तथास्तु। बिल्कुल थैंक यू होगा। सो मच, थैंक यू, सी यू ओके भैया, गाइस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर।